श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने 3 संधियों को विस्तार से समझा था, षष्ठोटी, अनुनासिक संधि और परसवर्ण संधि। आइए आज नई संधियों को देखते हैं। अब देखेंगे अनुस्वार संधि। कक्षा 10 में हमने पदांत मकार को कब अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है और कब मकार के रूप में लिखा जाता है वो विस्तार से देखा था। वो भी एक तरह की अनुस्वार संधि ही थी, उसको थोड़ा संक्षिप्त में दोहरा लेते हैं। पदांत मकार के बाद यदि हल अर्थात कोई व्यंजन आया हुआ हो तो पदांत मकार को अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे त्वम पाठम पठ, यहाँ पर त्वम के मकार को अनुस्वार हो गया क्योंकि पीछे पकार आया हुआ है, और पाठम के मकार को भी अनुस्वार हो गया है क्योंकि यहाँ पर पठ का पकार है। और ऐसे ही संस्कृत, तो यहाँ पर मकार के बाद सकार आया हुआ है अतः मकार को अनुस्वार हो जाता है और अनुस्वार संधि युक्त रूप बनेगा संस्कृत। कुछ लोग इसका उच्चारण संस्कृत करते हैं जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप भी देख सकते हैं मकार को अनुस्वार हो गया है और अनुस्वार केवल नासिका से ही बोला जाता है, अतः उच्चारण होता है संस्कृत। दूसरी बात हमने देखी थी कि पदांत मकार के बाद यदि कोई अच अर्थात स्वर आया हुआ हो तो मकार को मकार ही होगा, अनुस्वार नहीं होगा। जैसे इदानीम अत्र रामम आनय, और पदांत मकार के बाद कोई भी वर्ण नहीं है तब भी पदांत मकार को मकार के रूप में लिखा जाता है। जैसे इदानीम रामम दुग्धम शुष्कम इत्यादि। तो ये जो पदांत मकार के बाद व्यंजन के आने पर मकार को अनुस्वार हो जाता है, यह अनुस्वार संधि है। जो विस्तार से देखना चाहें वो कक्षा 10 में देख सकते हैं। आज हम दूसरी अनुस्वार संधि देखेंगे। नकार के बाद यदि जल हो तो नकार को अनुस्वार हो जाता है। प्रत्याहार सूत्र आपके सामने है। जल में आप देख सकते हैं प्रथम वर्ण ज और अंतिम वर्ण ल है। इन दोनों के बीच में जो वर्ण है वो है वर्ग के चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण और श श स ह। तो इसी नियम को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि नकार के बाद यदि वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण हो अथवा तो श श स ह हो तो नकार को अनुस्वार हो जाता है। सूत्र के रूप में इस तरह से लिखेंगे कि नकार के बाद जल हो तो नकार को अनुस्वार हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं। पतंगः, यहाँ पर नकार के बाद घकार जल वर्ण परे आया हुआ है अतः नकार को अनुस्वार हो जाएगा पतंगः। और पिछली कक्षा में हमने परसवर्ण संधि देखी थी कि अनुस्वार के बाद यदि कुचु टू तुपु 5 वर्ग का कोई भी वर्ण आया हुआ हो तो अनुस्वार को परसवर्ण आदेश हो जाएगा, अर्थात अपने वर्ग का पंचम वर्ण। यहाँ पर गकार क वर्ग का है अतः अनुस्वार को क वर्ग का पंचम वर्ण घकार आदेश होगा। तो इस तरह से लिखा जाएगा पतंगः। पतन का अर्थ होता है उड़ता हुआ, ग अर्थात गच्छति, जो उड़ता हुआ जाता है उसको पतंग कहते हैं। यद्यपि वाक्यों में इस संधि का कम प्रयोग मिलेगा, शब्दों के निर्माण में इस संधि का ज़्यादा प्रयोग होता है, किंतु यदि संधि हमें याद है तो संस्कृत के शब्दों के अर्थों को समझने के लिए बहुत ही सुविधा हो जाती है। जैसे शब्द तो पतंगः हम सब जानते हैं, पर इसका अर्थ उड़ता हुआ जो चलता है, यह कैसे आया? तो यदि ये संधि पता होगी तो पता चलेगा कि ये जो घकार है वो बेसिकली नकार है, अर्थात पतन और घ 2 शब्द हैं जिसमें पतन का अर्थ है उड़ता हुआ और घ का अर्थ है जाने वाला। अतः अच्छे स्तर की संस्कृत यदि हमें सीखनी है तो ये संधि भी हमको याद रखनी आवश्यक है। आगे उदाहरण है हंसः, यहाँ पर भी नकार के बाद सकार जल वर्ण है अतः नकार को अनुस्वार हो जाएगा और शब्द रूप बनेगा हंसः। यहाँ परसवर्ण संधि नहीं होगी क्योंकि परसवर्ण संधि के लिए अनुस्वार के बाद यह प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। सकार यह प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है। हन का अर्थ है नाश करना, स का अर्थ है वाला, अर्थात दोषों को नष्ट करने वाले को हंस कहते हैं। तो जो जीवात्मा पवित्र होती है उसको भी हंस कहते हैं।
और हंस पक्षी भी शुद्ध पवित्र स्थान में रहता है, इसलिए उसका नाम भी हंस है। आगे उदाहरण है वंशः। यहाँ पर भी नकार के बाद शकार जल के अंतर्गत आ जाता है, अतः अनुस्वार हो जाएगा नकार को वंशः। आगे उदाहरण है लंग। यहाँ पर नकार को घ जल के परे रहते अनुस्वार आदेश हो जाएगा, तो लंघ बन जाएगा। और परसवर्ण संधि होकर के लंघ इस प्रकार रूप बनेगा। लंग यह धातु है, अर्थ है लांगना। आगे है पंच। नकार के बाद चकार है, जल वर्ण है, अतः नकार को अनुस्वार हो जाएगा पंच और परसवर्ण संधि होकर के रूप बनेगा पंच। आगे है लुंटाकः। यहाँ पर भी नकार को जल टकार के परे रहते अनुस्वार हो जाएगा लुंटाकः और परसवर्ण संधि होगी तो अंतिम रूप बनेगा लुंटाकः, अर्थ है लूटने वाला। इन दो अनुस्वार संधियों से आपको यह अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि अनुस्वार जो है वो बेसिकली या तो नकार होता है या तो मकार होता है। संधि के कारण नकार और मकार ही अनुस्वार का रूप धारण कर लेते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यदि आप भविष्य में उच्च स्तर की संस्कृत सीखेंगे तो ये बहुत काम की चीज़ है। अब देखेंगे पूर्व रूप संधि। पदांत एकार अथवा ओकार के बाद यदि अकार हो तो उस अकार को पूर्व रूप हो जाता है, अर्थात अकार का पूर्व वर्ण एकार अथवा ओकार में लय हो जाता है। अर्थात एकार अकार मिलकर के केवल एकार ही बचेगा और ओकार अकार मिलकर के केवल ओकार ही बचेगा। सूत्र रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, पदांत एकार के बाद अकार हो तो एकार ही शेष रहता है और पदांत ओकार के बाद भी अकार हो तब ओकार ही शेष रहता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। ग्रामे अस्मिन्। ग्रामे एक पद है, पद का अंतिम वर्ण एकार है। उस पदांत एकार के बाद अस्मिन् का अकार आया हुआ है, तो अब इस अकार का पूर्ववर्ती एकार में लय हो जाएगा, अर्थात एकार ही रहेगा, अकार नहीं दिखेगा। तो संधि युक्त रूप बनेगा ग्रामेस्मिन्। यहाँ पर एकार में अकार का लय हो जाने के कारण अकार दिखाई नहीं दे रहा है। इस बात को दिखाने के लिए एक विशेष चिन्ह का प्रयोग होता है, इसको कहते हैं अवग्रह चिन्ह। तो अकार के स्थान पर अवग्रह चिन्ह लिखा जाता है। अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करना ऐच्छिक है, चाहे तो करें चाहे तो नहीं करें, पर प्रायः करके अवग्रह चिन्ह का प्रयोग मिलता है। तो अकार क्योंकि पूर्व रूप धारण कर लेता है, अतः इस संधि को पूर्व रूप कहते हैं। दूसरा उदाहरण है विद्यालये अधुना। तो विद्यालय एक पद है, पद के अंतिम वर्ण एकार है, उसके बाद अधुना का आकार है। अब यह आकार एकार में लीन हो जाएगा, अतः संधि युक्त रूप बनेगा विद्यालये धुना। आगे उदाहरण है रामो अस्ति। मूल में यह वाक्य रामः अस्ति है, रामः का रामो हो जाता है। ये किस प्रकार होता है वो आने वाले पाठ में बता देंगे। अभी आप मान करके चलिए कि ये रामो पद है, पद का अंतिम वर्ण ओकार है, उसके बाद अकार आया हुआ है। अब इस अकार का ओकार में लय हो जाएगा तो अकार नहीं दिखेगा। तो पूर्व रूप संधि युक्त वाक्य इस प्रकार लिखा जाएगा रामोस्ति। तो बहुत सरल संधि है, आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एकार और ओकार पद के अंतिम वर्ण होने चाहिए और उसके बाद ह्रस्व आकार होना चाहिए, तभी हम पूर्व रूप संधि करेंगे, अन्यथा हम पूर्व रूप संधि नहीं करेंगे। आगे हम देखेंगे अयादि संधि। एकार ओकार ऐकार औकार, इनके बाद यदि स्वर हो तो एकार ओकार ऐकार औकार को क्रमशः अय अव आय आव हो जाते हैं। इसको और संक्षिप्त में लिखना चाहें तो प्रत्याहार का प्रयोग करके इस प्रकार लिख सकते हैं। एच के बाद यदि अच हो तो एच को क्रमशः अयादि हो जाते हैं। प्रत्याहार सूत्र आपके सामने है, आप देख सकते हैं। एच प्रत्याहार के अंदर 4 वर्ण आते हैं, ए ओ ऐ औ। और अय अव आय आव जो आदेश हो रहे हैं उसमें सबसे पहला है अय, अतः अय आदि अयादि आदेश हो जाते हैं। इस तरह से संक्षिप्त रूप बनता है। क्योंकि यहाँ पर अयादि आदेश हो रहे हैं इसलिए इस संधि को अयादि संधि कहते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, अयादि आदेश में अंतिम वर्ण या तो यकार है या तो वकार है। यदि ये यकार और वकार पद के अंत में आते हैं तो इसका पाक्षिक लोप हो जाता है, अर्थात कुछ आचार्य पदांत यकार वकार का लोप मानते हैं और कुछ आचार्य नहीं मानते हैं। तो हम दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु प्राय करके संस्कृत भाषा में पदांत यकार के लोप वाले रूप तो ज़्यादा मिलते हैं, पदांत वकार के लोप वाले रूप प्राय करके नहीं मिलते हैं।
कहीं कहीं मिल भी जाते हैं। तो यह आप पे निर्भर है, आप क्या करना चाहते हैं। इसको उदाहरण में और समझेंगे, ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। संक्षिप्त रूप इस संधि का इस प्रकार बनेगा, एच के बाद यदि अच हो तो एच के स्थान पे अयादि होते हैं, अर्थात एकार के स्थान पे अय, ओकार के स्थान पे औ, ऐकार के स्थान पे आय, औकार के स्थान पर आव आदेश हो जाते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देंगे, अभी हमने पूर्व रूप संधि देखी थी जिसमें हमने देखा था कि पदांत एकार के बाद यदि अकार आए तो अकार का एकार में लय हो जाता है, अर्थात एकार ही शेष रहता है, और पदांत ओकार के बाद अकार आए तो अकार का ओकार में लय हो जाता है, अर्थात ओकार ही शेष रहता है। अयादि संधि में आप देखें एच के अंतर्गत एकार ओकार दोनों आ जाते हैं और अकार है वो अच में आ जाता है। पर हमें ध्यान रखना है कि यदि एच के अंतर्गत जो एकार और ओकार वर्ण हैं वो पद के अंत में है और बाद में आने वाला जो अच अथवा स्वर अकार है तो वहाँ पर हमें अयादि संधि नहीं करनी है, पूर्व रूप संधि ही करनी है। जैसे घ्रामे अस्मिन और रामो अस्ति रामोस्ति, यहाँ पर कभी भी अयादि संधि नहीं होगी, यहाँ पर पूर्व रूप संधि ही होगी। तो इस बात का हमें अयादि संधि करते समय ध्यान रखना है। आइए अब उदाहरण देखते हैं। हरे एहि, तो हरे यह पद है, पद के अंत में यद्यपि एकार आया हुआ है पर बाद में अकार नहीं है, एकार है, अतः यहाँ पर पूर्व रूप संधि नहीं होगी, अयादि संधि ही होगी, अर्थात एकार के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा। अय आदेश होने के बाद इस तरह से लिखेंगे हर अय एहि। अभी आपको समझाने के लिए मैंने रेफ के साथ अकार जोड़ा नहीं है, उसको मैंने अलग रखा है। और एक बात यह भी हमने देखी थी कि पदांत यकार हो तो पाक्षिक लोप हो जाता है। तो यहाँ पदांत एकार के स्थान पर अय आदेश होने पर यकार भी पदांत है, पदांत यकार का लोप नहीं होगा, तब इस तरह से लिखेंगे हर ये ही, और जब पदांत यकार का लोप हो जाएगा तब इस तरह से लिखा जाएगा हर ए ही। तो ये दोनों ही अयादि संधि युक्त रूप हैं, दोनों में से हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर प्रायः करके आपको हर ए ही वाला स्वरूप ज़्यादा मिलेगा। आगे उदाहरण देखते हैं। वृक्षे उल्लुकः अस्ति, उल्लुक कहते हैं उल्लू को। वृक्षे यहाँ पर पदांत में एकार हैं और बाद में उकार अच हैं, तो यहाँ पर भी अयादि संधि होगी। एकार को अयादेश करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे वृक्ष अय उल्लुकः अस्ति। यकार लोप नहीं करेंगे तब लिखा जाएगा वृक्ष उल्लुकः, और यकार लोप हो जाएगा तब लिखा जाएगा वृक्ष उल्लुकः अस्ति। एक और उदाहरण देखते हैं। चे अनम, यहाँ पर भी एकार के बाद अकार हैं तो ए को अय हो जाएगा और अयादि संधि युक्त रूप बनेगा चयनम। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, यद्यपि एकार के बाद अकार हैं पर पूर्व रूप संधि नहीं होगी, क्योंकि पूर्व रूप संधि के लिए नियम है कि पद के अंत में एकार आना चाहिए। यहाँ पर चयनम एक स्वयं शब्द है, पद है, उसके बीच में एकार आया हुआ है, यह एकार पद के अंत में नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर पूर्व रूप संधि नहीं होगी, यहाँ पर अयादि संधि ही होगी। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। पूर्व रूप संधि तभी होगी जब पदांत एकार अथवा तो पदांत ओकार हो और बाद में अकार हो। यहाँ पर क्योंकि पद के बीच में आया है अतः अयादि संधि ही होगी। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर यकार का लोप भी नहीं होगा, क्योंकि पदांत यकार का ही लोप होता है और यहाँ पर जो यकार है वो पदांत नहीं है, पद के बीच में है, तो यहाँ पर अयादि संधि में भी यकार का लोप नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। हरे और वृक्षे ये दोनों तो पद थे, पद के अंत में एकार आया हुआ था, तो यहाँ पर तो पाक्षिक यकार का लोप हो गया था। पर चे यह पद के बीच में आया हुआ एकार है, पद के अंत में आया हुआ एकार नहीं है, अतः इसके स्थान पे आए हुए अय के यकार का लोप कभी भी नहीं होगा। तो इतनी बातों का हम ध्यान रखेंगे। अब आगे ओकार का उदाहरण देखते हैं। वाक्य है भानो उदेहि। भानु प्रातिपदिक के संबोधन का रूप है भानो, हे भानु, हे सूर्य तुम उगो। तो यहाँ पर भानो पद के अंत में ओकार आया हुआ है और उसके बाद उदेहि का उकार अच है, अतः ओकार के स्थान पे अयादि संधि होगी, अर्थात ओकार के स्थान पे अव आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार लिखेंगे भान अव उदेहि। और जब पदांत वकार का लोप नहीं होगा तब भान अव उदेहि, और पदांत वकार का लोप हो जाएगा तब भान उदेहि, इस तरह से लिखा जाएगा। यद्यपि दोनों ही अयादि संधि वाले वाक्य हैं, पर संस्कृत में प्राय करके पदांत वकार का लोप नहीं मिलता है, तो ज़्यादातर तो आपको भान उदेहि जैसे ही प्रयोग मिलेंगे, भान उदेहि जैसे प्रयोग कम मिलेंगे। एक उदाहरण देखते हैं। पो अनह, यहाँ पर ओकार के बाद अकार आया हुआ है, ओकार को अवादेश होकर के रूप बनेगा पवनः। तो पवनः अपने आप में एक पद है, तो पद के बीच में ओकार आया हुआ है,
पदांत ओकार नहीं है, अतः यहाँ पर पूर्व रूप संधि नहीं हुई है। और वकार भी पदांत में न होने के कारण उसका लोप नहीं हुआ है, जैसा कि हमने एकार के विषय में देखा था। अब आगे ऐकार को देखते हैं। उदाहरण है रमायै ओदनम। तो यहाँ पर रमायै पद है, पद के अंत में ऐकार आया हुआ है, ऐकार के बाद ओकार अच है, अतः ऐकार के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा। तो इस तरह से लिखा जाएगा रमाय आय ओदनम। अब यहाँ पर पदांत ऐकार के स्थान पर आय आया हुआ है, अतः यकार भी पदांत है, तो इसका पाक्षिक लोप होगा। जब नहीं होगा तब रमाया योधनम इस तरह से लिखा जाएगा, और यकार लोप होने पर लिखेंगे रमाया ओधनम। यद्यपि यहाँ पर भी दोनों ही अयादि संधि के ही रूप हैं, पर प्राय करके पदांत यकार का लोप वाला रूप प्रयोग किया जाता है, तो आपको ज़्यादातर रमाया ओधनम ही मिलेगा। कहीं कहीं रमाया योधनम जैसे प्रयोग भी मिल सकते हैं। एक उदाहरण है नई अकह। ऐकार के बाद अकार अच है, तो ऐकार को आय हो जाएगा, तो अयादि संधि युक्त रूप बनेगा नायकः। अब नायकः अपने आप में एक पद है, पद के बीच में यहाँ पर ऐकार आया है, ये पदांत ऐकार नहीं है, अतः उसके स्थान पर आए हुए आय के यकार का भी लोप नहीं होगा, अतः नायकः एक ही रूप बनेगा, यह लोप वाला रूप यहाँ पर नहीं होगा। औकार का उदाहरण देख लेते हैं। गुरौ आस्था। गुरौ पद है, पद के अंत में औकार है, औकार के बाद आकार अच है, अतः औकार एच के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा, तो इस तरह से लिखेंगे गुर आव आस्था। पदांत औकार के स्थान पर आव आदेश होने से वकार पदांत है, तो इसका भी पाक्षिक लोप हो सकता है। जब लोप नहीं होगा तब गुराव आस्था लिखा जाएगा, और जब वकार का लोप हो जाएगा तब गुरा आस्था ऐसा लिखेंगे। पर जैसा कि अभी हमने देखा है कि पदांत वकार का प्राय करके लोप नहीं मिलता है, अतः गुराव आस्था वाला प्रयोग ज़्यादा प्रचलित है। आगे उदाहरण है उदधौ अनेके मत्स्याः सन्ति। उदधि कहते समुद्र को, सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा उदधौ। अब यहाँ पर उदधौ पद है, पद के अंत में औकार है, उसके बाद अकार है, तो औकार के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा, तो इस प्रकार लिखेंगे उदध आव अनेके मत्स्याः सन्ति। पदांत वकार का लोप नहीं होगा तब इस तरह से लिखा जाएगा उदधाव अनेके, और वकार लोप होने पर इस तरह से लिखेंगे उदधा अनेके मत्स्याः सन्ति। अंतिम उदाहरण देख लेते हैं। पौ अकह। यहाँ पर औकार के बाद अकार अच है, अतः औकार एच के स्थान पर आव आदेश होकर के रूप बनेगा पावकः। अग्नि को पावक कहते हैं। पावकः अपने आप में एक पद है, पद के बीच में औकार आया हुआ है, अतः यहाँ पर पदांत वकार न होने के कारण लोप नहीं होगा, वकार सुनाई पड़ेगा, एक ही रूप बनेगा पावकः। तो इस प्रकार आपने देखा कि एच के बाद अच आता है, तो एच के स्थान पे क्रमशः अय अव आय आव आदेश हो जाते हैं, अतः इसको अयादि संधि कहते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना है पूर्व रूप संधि और अयादि संधि का क्षेत्र अलग अलग है, इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे। और पदांत यकार वकार होगा तो उसका पाक्षिक लोप होगा। पदांत यकार का लोप वाला रूप ज़्यादा प्रचलित है, और पदांत वकार का लोप रहित रूप ज़्यादा प्रचलित है। और यकार वकार जब पद के अंत में नहीं होंगे तब इसका लोप बिल्कुल नहीं होगा। तो इतनी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अयादि संधि और पूर्व रूप संधि अत्यंत सहज और सरल हो जाएगी। तो इन संधियों का अच्छी तरह से अभ्यास करें। एक और संधि देख लेते हैं, पररूप संधि। इसमें उपसर्ग के आकार के बाद यदि धातु का एकार अथवा ओकार हो तो उस आकार को पररूप हो जाता है, अर्थात आकार का एकार अथवा ओकार में लय हो जाता है। कक्षा के आरंभ में हमने पूर्व रूप संधि देखी थी, जिसमें एकार ओकार पूर्व में थे, आकार बाद में था। पररूप में आकार पूर्व में होगा, एकार ओकार बाद में आएंगे। और दूसरी बात यह भी ध्यान रखनी है कि यह आकार उपसर्ग का ही आकार होना चाहिए और कोई आकार नहीं होना चाहिए। तो पूर्व रूप संधि के समान यहाँ पर भी आकार का एकार अथवा ओकार में लय हो जाएगा, अर्थात एकार अथवा ओकार ही रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए प्रएषि, तो पूर्व में यहाँ पर प्र उपसर्ग का आकार है और बाद में एषि यह धातु का एकार है, तो आकार का एकार पर वाले एकार में लय हो जाएगा, अतः यह पररूप संधि कहलाती है। इस प्रकार प्रएषि पररूप संधि होकर के रूप बनेगा प्रेषि। प्रेषि धातु के रूप आप चलाते हैं, प्रेषयति, प्रेषयतु, प्रेषयत, प्रेषयिष्यति। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, आकार के बाद एकार होने पर वृद्धि संधि भी होती है, पर यदि यह आकार उपसर्ग का हो तो यहाँ वृद्धि संधि नहीं होगी, यहाँ पर हमें पररूप संधि करनी है। और दूसरी बात,
पूर्व रूप संधि में हम अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करते थे, पर रूप संधि में अवग्रह चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। यद्यपि पर रूप संधि आपको ज़्यादा प्रयोग नहीं करनी पड़ेगी, पर इसकी जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बताया है। एक उदाहरण ओकार का भी देख लेते हैं। उपओषति, यहाँ पर पूर्व में अकार उप उपसर्ग का है और बाद में ओकार है, तो यहाँ पर भी पर रूप संधि हो जाएगी, अकार का ओकार में लय हो जाएगा, तो इस प्रकार लिखा जाएगा उपोषति। तो आज हमने 4 संधि देखी, अनुस्वार संधि, पूर्व रूप संधि, अयादि संधि और पररूप संधि। आशा करती हूँ कि आपको यह संधियाँ समझ में आ गई होगी। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।